कल्पना कीजिए अगर दुनिया से प्राइवेसी नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या होगा। क्या होगा अगर देश के हर एक नागरिक के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर हरकत पर नजर रखी जाए। जाहिर है अगर हर चीज सबके सामने होगी तो गलतियां करने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। सारे क्राइम, सारा भ्रष्टाचार, सारा झूठ एक पल में गायब हो जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? मगर इससे आम आदमी की जिंदगी पर कितना बुरा असर हो सकता है शायद ही आपने कभी सोचा नहीं होगा। कहानी शुरू होती है मे हॉलैंड नाम की एक लड़की से जिसकी जिंदगी किसी टूटे हुए सपने जैसी थी। वो एक मामूली सी कंपनी में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब करती थी। उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, थी तो बस एक ही चीज, तनाव। अपने पिता की बीमारी का तनाव, बिल चुकाने का तनाव और इस घुटन भरी नौकरी से बाहर ना निकल पाने का तनाव। उसके माता पिता भी उसकी नौकरी के भरोसे ही थे। इस तनाव भरी जिंदगी से निकल पाना उसे नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड एनी का फोन आया। एनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल टेक कंपनी द सर्कल में काम करती थी। द सर्कल गूगल की तरह एक ऐसी कंपनी थी जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन और मोबाइल फोन्स की पूरी दुनिया दीवानी थी। उस कंपनी में एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट खाली थी और एनी ने उस जॉब के लिए मे की सिफारिश कर दी थी। मे की खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि द सर्कल जैसी बड़ी कंपनी में काम करना हर किसी का ड्रीम होता था। मंजिल अब पास थी, केवल एक इंटरव्यू का फासला था। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ द सर्कल के कैंपस जा पहुंची। वो कैंपस किसी दूसरी दुनिया जैसा था। शीशे की बनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, हरे भरे पार्क, हॉस्पिटल, मूवी थिएटर्स, फ्री कॉन्सर्ट्स, पार्टीज। उस कैंपस में सब कुछ था। ऐसा लगता था मानो वो किसी जन्नत में आ गई हो। उसका इंटरव्यू भी किसी आम इंटरव्यू जैसा नहीं था। उससे अजीब और पर्सनल सवाल पूछे गए। उसकी सोच, बोलने के तरीके और लोगों के प्रति उसके बिहेवियर को भी परखा गया। मैं घबराई हुई थी लेकिन उसने ईमानदारी से सारे जवाब दिए और ये जॉब अपने नाम कर ली। मे को कस्टमर एक्सपीरियंस में रखा गया। उसका काम था कस्टमर्स के सवालों का जवाब देना। उसके जवाबों से कस्टमर्स जितने संतुष्ट होंगे मे को उतनी रेटिंग मिलेगी और जब तक उसकी रेटिंग अच्छी बनी रहेगी तब तक वो इस जॉब में टिकी रहेगी। मे अपने काम में माहिर थी। वो कुछ ही मिनटों में हजारों क्वेरीज का जवाब दे देती थी। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती जा रही थी। इसी दौरान एक सेमिनार हुआ जहां कंपनी के सीईओ इमॉन बेली ने एक नई टेक्नोलॉजी पेश की, एक वायरलेस हाई डेफिनेशन कैमरा जिसका साइज एक कंचे जितना छोटा था मगर खासियत काफी बड़ी बड़ी। इस कैमरे को बिना वायर के कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता था, दीवार पर, स्ट्रीट लाइट पर, कार पर या किसी कमरे के कोने में भी। छोटा होने की वजह से इसे छुपाना आसान था और ये सैटेलाइट के जरिए सीधे लाइव वीडियो फुटेज भेजती थी। इमॉन ने बताया कि ये छोटा सा कैमरा दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसकी कीमत एक साधारण जीन्स पैंट से भी कम होगी ताकि हर आदमी इसे खरीद सके। इस कैमरे की मदद से कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने को बिल्कुल साफ रियल टाइम में देख सकेगा। अगर ऐसे कैमरे हर जगह मौजूद हों तो हर सड़क, हर गली, हर घर, हर सीमा पर नजर रखी जा सकेगी। अपराधी सोचकर अपराध करेंगे, आतंकवादियों के छिपे हुए ठिकाने सामने आ जाएंगे और लोग रात में भी बेखौफ होकर घूम सकेंगे। इमॉन ने इस कैमरे का नाम रखा सी चेंज। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं इस जॉब से बहुत खुश थी। जब वो वीकेंड पे घर आई तो उसके मॉम डैड को भी उस पर गर्व हुआ। वे पड़ोसियों के आगे अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मगर एक लड़का था जिसे मे के घर से दूर जाने से बुरा लग रहा था। वो था मे के बचपन का दोस्त मर्सर, जो दिल ही दिल में मे को चाहता था। मगर मे से दिल की बात कहने की वो कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसकी और मे की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी। मे सपनों के पीछे भागने वाली, जमाने से कदम मिलाकर चलने वाली लड़की थी, जबकि मर्सर भीड़ भाड़ से दूर, शांत और साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान था। वो एक मैकेनिक था और कभी कभी हाथ से बने क्राफ्ट बेचकर भी अपने दिन चलाता था। उसे लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था। मैं अपनी नई जिंदगी की चकाचौंध में मर्सर को भूलती जा रही थी। एक सुबह काम के दौरान मैं न्यूज देख रही थी। बताया जा रहा था कि सी चेंज कैमरे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इससे डर रहे हैं तो वहीं कुछ इसके सपोर्ट में हैं। इसी दौरान सरकार का भी बयान आया कि उन्हें आंख मूंद कर इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सेनेटर विलियमसन ने एक कमेटी बनाकर उन्हें द सर्कल के काम की जांच करने का आदेश दिया। इसी बीच मे के 2 मैनेजर्स उसके पास आए। उन्होंने मे को कंपनी की पॉलिसी बताते हुए कहा कि कंपनी में सिर्फ काम करना काफी नहीं है, उसे अपनी टीम के साथ सोशल होना पड़ेगा। उसे यहाँ वीकेंड में होने वाली पार्टीज और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होगा
अपनी डेली लाइफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी होगी और लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ानी होगी। मैनेजर्स ने उससे कहा कि द सर्कल का एक ही मंत्र है, शेयरिंग इज केयरिंग, और प्राइवेसी के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मे हैरान रह गई, मगर इस जॉब पर रहने के लिए उसे ये नया रहन सहन, नई सोच अपनानी ही पड़ी। अब वो कैंपस में ही रहने लगी, पार्टीज और कॉन्सर्ट में जाने लगी, अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया में शेयर करने लगी। धीरे धीरे उसे भी ये लाइफस्टाइल पसंद आने लगी। वो 1 महीने तक अपने घर नहीं गई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी मॉम ने उसे वीडियो कॉल किया। मॉम ने उसे बताया कि कल उसके पिता की हालत अचानक बहुत खराब हो गई थी। तब मर्सर ने उनकी मदद की और साथ ही मर्सर ने उनके लिए एक हिरण के सींगों से बना झूमर भी बना कर दिया। मर्सर के बारे में सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। वो झूमर भी उसे बहुत पसंद आया। उसने मर्सर की कलाकारी की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड कर दी और लिखा कि इसे मेरे सबसे खास दोस्त मर्सर ने बनाया है। हालांकि मे को अब अपने पिता की फिक्र हो रही थी। उसकी गैर मौजूदगी में उसके माता पिता की देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। इसी बीच एक दिन एनी उसे मेडिकल रूम में लेकर आई, जहां डॉक्टर ने उसे एक लिक्विड पीने को दिया। इसके बाद डॉक्टर ने उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि इस कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉइज की हेल्थ सबसे जरूरी है। अभी अभी मे ने जो लिक्विड पिया उसमें एक सेंसर था। अब वो सेंसर इस ब्रेसलेट से कनेक्ट हो जाएगा। ये ब्रेसलेट एक मॉनिटर है जो मे को उसकी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और स्ट्रेस लेवल के साथ साथ बॉडी की सारी जानकारी देगा। इसकी मदद से मे खुद को फिट और हेल्दी रख पाएगी। मे को ये अजीब लगा। अब वो केवल अपनी लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि शारीरिक गतिविधियां भी कंपनी के साथ शेयर कर रही थी। मगर जब डॉक्टर ने उसे ये बताया कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज के साथ साथ उनके परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है और मे के पिता के इलाज का सारा खर्चा अब कंपनी उठाने वाली है, तो मे की सारी शंका दूर हो गई। वो भावुक हो गई। उसका कंपनी के प्रति भरोसा पूरी तरह कायम हो गया। उसने एनी का भी धन्यवाद किया। कुछ समय बाद कंपनी की एक बड़ी आउटडोर रैली हुई, जहां पॉलिटिशियंस में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत को लेकर बात हो रही थी। द सर्कल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टॉम स्टैंटन ने बताया कि उनके सी चेंज कैमरे ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। इसने सेनेटर विलियमसन के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल विलियमसन वही थी जिसने द सर्कल की जांच के लिए कमेटी बिठाई थी, मगर अब वो खुद सलाखों के पीछे थी। टॉम ने विलियमसन का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि देश में ओपननेस बहुत जरूरी है। ओपननेस यानी किसी की पूरी जिंदगी को पूरी दुनिया के सामने उजागर करना। टॉम ने कहा कि हर नेता जिसका काम देश की सेवा करना है उसे खुलकर कैमरे के सामने आना होगा और अपना हर काम दिखाना होगा। यही एक तरीका है जिससे देश से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। फिर टॉम ने स्टेज पर एक पॉलिटिशियन ओलिविया सेंटोस को बुलाया, जो टॉम की ओपननेस वाली बात का समर्थन कर रही थी। उसने कहा कि आज से और अभी से वो अपनी पूरी दैनिक गतिविधियां, फोन कॉल्स, ईमेल्स, सब कुछ सी चेंज कैमरों के जरिए सार्वजनिक करेंगी और उसे सोशल मीडिया के जरिए हर कोई देख पाएगा। टॉम ने कहा कि उनकी इस पहल से भ्रष्टाचार का अंत होगा और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की जीत होगी। इस स्पीच से जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी। फिर उसी शाम कंपनी में स्टाफ की एक पार्टी रखी गई। वहीं मे एक स्टाफ से अपनी जान पहचान बढ़ा रही थी। उस लेडी ने बताया कि वो चाइल्ड ट्रैक नाम के एक प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिससे अगर कोई बच्चा खो जाता है या किडनैप हो जाता है तो उन्हें तुरंत उस बच्चे की लोकेशन मिल जाए। इससे रेप, किडनैपिंग, मर्डर जैसे अपराध खत्म हो जाएंगे। मे ने पूछा कि क्या वे लोग बच्चों को भी कोई ब्रेसलेट या कोई ट्रैकिंग डिवाइस पहनाने वाले हैं। इस पर उस लेडी ने कहा कि वे एक ट्रैकिंग चिप बच्चों की हड्डी में फिट करने वाले हैं। ये सुनकर मे हंस पड़ी। उसे लगा ये कोई मजाक है, मगर उस लेडी के एक्सप्रेशन से वो समझ गई कि ये मजाक नहीं है, वे लोग सच में ऐसा करने वाले हैं। मे को ये सुनकर एक झटका सा लगा। वो पार्टी से दूर हटकर एकांत में खड़ी हो गई। तभी उसने देखा उसकी तरह एक और आदमी था जो भीड़ से अलग अकेले में खड़ा था। मे उसके पास गई और मजाक में ही कहा कि क्या उसे लोगों से एलर्जी है। इस पर वो आदमी मुस्कुरा दिया और कहा कि उसे लोगों से एलर्जी तो नहीं, मगर उनके भविष्य के लिए डर जरूर है। जिस हिसाब से कंपनी लोगों की प्राइवेसी को खत्म करना चाहती है वो सही नहीं है। मगर मे ने कहा कि इसमें गलत क्या है, अगर लोगों पर नजर रखी जाए तो उल्टा क्राइम और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। उसने मे को अपने पीछे आने को कहा और उसे कंपनी के एक बेसमेंट में ले आया, जहां एक बड़ा सा अंडरग्राउंड रेलवे सुरंग मौजूद था। मे ने पूछा कि ये कैसी जगह है। इस पर उस आदमी ने बताया ये सबवे बहुत समय से बंद था, इसे कंपनी ने खरीद लिया है और यहाँ वो एक बड़ा और गुप्त डेटा सेंटर बनाने वाली है। मैं अब भी नहीं समझी कि वो दिखाना क्या चाहता है। इस पर उस आदमी ने आगे बताया कि वो पॉलिटिशियन सेंटोस जो अपनी जिंदगी लाइव दिखाने को तैयार हुई है, वो सिर्फ पहला कदम है।
आगे कंपनी हर इंसान की जिंदगी ऐसे ही पूरी तरह खुला यानी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है। उनका प्लान ये है कि हर चीज रिकॉर्ड हो और हमेशा के लिए यहाँ स्टोर हो, यानी आप क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि उन पर स्टडी की जा रही है, मगर उनकी आदतें, डर, पसंद नापसंद, कमजोरियां सब बढ़ी जाएगी। हर आदमी का डेटा कंपनी के पास होगा और कंपनी इस डेटा को बेचकर इससे पैसे कमाएगी। हर एक इंसान पर उनका कंट्रोल होगा। ये सुनकर मे ने उस आदमी से पूछा कि उसे ये सारी जानकारी कैसे है। इस पर उस आदमी ने मे को अपना नाम बताया, टाय लाफिट। ये नाम सुनकर मे चौंक गई, क्योंकि टाय द सर्कल के शुरुआती फाउंडर्स में से एक था। वही सर्कल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रू यू का क्रिएटर था। टाय ने बताया कि ट्रू यू का कंट्रोल अब उसके हाथ से छिन गया है। उसने तो इसकी शुरुआत अच्छे कामों के लिए की थी, मगर उसने सोचा नहीं था कि उसका इस्तेमाल पैसे कमाने और लोगों पर स्टडी करने के लिए किया जाएगा। मगर मे को टाय की बातों पे यकीन नहीं था। उसने कहा कि लोग तो अपनी मर्जी से ही अपना डेटा शेयर कर रहे हैं। ये कंपनी उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल रही है। ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज और उसके परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है, जो कि एक अच्छी बात है। इस पर टाय ने कहा कि कंपनी उनके हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही, बल्कि उनके अंदर सेंसर्स लगाए गए हैं, वो उन्हें स्टडी करने के लिए हैं। टाय ने यह भी बताया कि सेनेटर विलियमसन, जिसने द सर्कल की जांच शुरू करवाई थी, उसे भ्रष्टाचार के केस में ऐसे ही सजा नहीं हुई, बल्कि उसे फंसाया गया। टाय ने मे से कहा कि उन्हें किसी भी तरह कंपनी के इस काम को रोकना होगा, लेकिन मे को अब भी कंपनी पर पूरा भरोसा था। उसने टाय से कहा कि उसे तो गर्व होना चाहिए कि उसने एक अच्छी कंपनी की शुरुआत की। इस पर टाय ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि वे लोग यहाँ आए थे, इसके बारे में किसी को मत बताना। ये कहकर वो चला गया। अगले दिन मे खुशी खुशी फिर से अपने काम पे लग गई। इसी दौरान मर्सर उससे मिलने उसके ऑफिस आया। मे उसे देखकर खुश हो गई, मगर मर्सर खुश नहीं था। उसने मे को उस फोटो की याद दिलाई जो मे ने सोशल मीडिया में अपलोड की थी, हिरण के सींग वाले झूमर की फोटो, और उसे बनाने वाले यानी मर्सर का नाम भी मेंशन किया था। मर्सर ने कहा कि वो फोटो वायरल हो गई है और लोगों ने उसे हिरण का कातिल कहकर बदनाम भी कर दिया है। यहाँ तक कि कई लोग उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जबकि मर्सर बेकसूर था। उसने कभी किसी हिरण को नहीं मारा। वो तो बस उन सिंघों का इस्तेमाल करता था जो उसे जंगल में मरे हुए हिरणों से मिलते थे। मर्सर ने मे से कहा कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहकर वो चला गया। मे मायूस हो गई। अनजाने में उसने बड़ी गलती कर दी थी। उसने वो पोस्ट तुरंत डिलीट कर दी, पर मर्सर पर जो बीती थी उसके बारे में सोचकर मे को पछतावा हो रहा था। मे जब भी मायूस होती थी, वो अकेले नाव लेकर समंदर में बोटिंग करने निकल जाती थी। उस दिन वो रात में ही बिना सोचे समझे बोटिंग करने के लिए निकल गई, मगर तभी एक तेज लहर आई और उसकी बोट पलट गई। मे ठंडे पानी में गिर गई और डूबने लगी, मगर फिर वो जैसे तैसे पानी से बाहर निकली और अपनी बोट को पकड़ लिया, पर अब वो फंस चुकी थी। रात के वक्त चारों ओर धुंध थी, जिससे उसे वापस जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उसने मान ही लिया था कि अब वो मरने वाली है, लेकिन तभी कुछ ही मिनटों के अंदर तेज रोशनी के साथ कोस्ट गार्ड्स का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया और उन्होंने मे की जान बचा ली। उन्होंने मे को बताया कि उसकी जान सी चेंज कैमरे ने बचाई है। यहाँ समंदर के किनारे और पानी के ऊपर भी तैरते हुए सी चेंज कैमरे तैनात हैं, जिन्होंने मे को डूबते हुए देख लिया और तुरंत उसकी रिपोर्ट कर दी, जिससे कोस्ट गार्ड सही मौके पर वहां पहुंच सके। ये सुनकर अब मे की द सर्कल कंपनी के प्रति वफादारी और ज्यादा बढ़ गई। मे की ये डूबने वाली घटना और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन सी चेंज कैमरे की मदद से पूरी दुनिया ने देखा, जिससे मे काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और वो अब कंपनी के सीईओ इमॉन की नजरों में आ गई। अगली सुबह इमॉन ने मे को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टॉम भी मौजूद था। उन्होंने मे का धन्यवाद किया कि उसकी वजह से सी चेंज का एक अच्छा इस्तेमाल दुनिया के सामने आया। उन्होंने कहा कि वे मे को एक बड़ा मौका देना चाहते हैं। मे को उन्होंने सारी बातें समझा दी और फिर अगले दिन एक सेमिनार में इमॉन ने सभी से मे का परिचय कराया। मे ने वहां सबके सामने पिछली रात मौत से बचने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। इसके बाद इमॉन ने मे से पूछा कि अगर पिछली रात उसे पता होता कि उसे कोई देख रहा है तो क्या वो बोटिंग करने जाती। मे ने कहा, बिल्कुल नहीं। इमॉन ने कहा कि जब हम इंसान अकेले में होते हैं, जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, तो हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हमारे दिमाग में शैतानी ख्याल आते हैं और इस तरह हम कई बार सबसे बेवकूफी भरे कदम उठा लेते हैं। मे इसकी जीती जागती एग्जाम्पल है। मगर जब हमें कोई देख रहा हो, कोई हम पर नजर रख रहा हो, तो हम सबसे बेहतर फैसले लेते हैं। हर काम सोच समझ कर करते हैं। यही इंसान की खासियत है। इसलिए अगर हम इंसानों को सबसे परफेक्ट बनना है तो हमें अपने आप को दिखाना होगा।
इंसानों को धोखेबाज और सेल्फिश कहा जाता है क्योंकि हम इंसान अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, उसे सीक्रेट रखना चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सीक्रेट इज लाई, यानी कि राज रखना झूठ बोलने के समान है। इमॉन की इस बात से मे भी पूरी तरह सहमत थी। फिर उसने वो किया जिसकी उसने इमॉन और टॉम के साथ मिलकर योजना बनाई थी। मे ने कहा कि वो आज से और अभी से अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट बना देगी। वो हमेशा एक मॉडिफाइड सी चेंज कैमरा लगाकर रखेगी जिससे सब उसकी जिंदगी को देख पाएंगे। इस तरह मे द सर्कल की पहली एम्प्लॉय बनी जिसने अपनी लाइफ पूरी तरह ट्रांसपेरेंट कर दी। उसने अपने कपड़े में एक छोटा सा कैमरा पहन लिया जो सिवाय बाथरूम के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन उसकी लाइफ को पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम करता रहता। उसके कमरे की दीवारों पर, उसकी गाड़ी में, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स के घर पर भी सी चेंज कैमरे लगा दिए गए जो 24 घंटे उस पर नजर रखते थे। इस तरह मे कुछ ही दिनों में दुनिया भर में फेमस हो गई। मे की जिंदगी एक रियलिटी शो बन चुकी थी। लाखों लोग उसे खाते, सोते, काम करते हुए देखते थे। उसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई। वो एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुकी थी। मे को भी अब ये जिंदगी काफी पसंद आने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन मे ने अपने मॉम डैड से बात करने के लिए अपने घर का कैमरा स्विच ऑन किया, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी मे ने उनके बेडरूम का कैमरा ऑन कर दिया। इत्तेफाक से उसी वक्त उसके मॉम डैड प्यार भरे पल बिता रहे थे जिसे करोड़ों लोगों ने लाइव देख लिया। मे ने जल्दी कैमरा बंद कर दिया और शर्म से पानी पानी हो गई। कुछ पलों में वीडियो फीड में उसे ढेर सारे कमेंट्स आने लगे। लोग मे के मॉम डैड पर भद्दे कमेंट्स कर रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। इस घटना के बाद मे के माता पिता को भी काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपने घर से सारे कैमरे निकालकर फेंक दिए और मे से कहा कि उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। मे को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था, मगर उसके बहुत से फॉलोवर उसे सपोर्ट भी कर रहे थे और उसे दिलासा दे रहे थे कि पति पत्नी के बीच ये सब होना नेचुरल है। इससे मे को थोड़ा हौसला मिला और अगले दिन से फिर एक नई शुरुआत के साथ अपने काम पर लग गई। इसी दौरान एक दिन मे को एनी दिखाई दी जो काफी परेशान लग रही थी। वो कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहती थी। इस पर मे उससे बाथरूम में मिली। एनी ने मे को बताया कि उसने एक गलती कर दी है। उसने कंपनी के सीईओ इमॉन से सेनेटर विलियमसन को लेकर सवाल कर दिया था कि सर्कल की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले ही उसे जेल क्यों हो गई। एनी ने बताया कि इमॉन से ये सवाल करना उसे भारी पड़ा। अब कंपनी उसे निकालने के बहाने खोज रही है। इसी वजह से एनी डिप्रेशन में चली गई थी। एनी ने मे को भी समझाया कि उसे कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, मगर मे को लग रहा था कि एनी उसकी कामयाबी से जल रही है, इसलिए उसने एनी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मे अब पूरी तरह अकेली थी। द सर्कल ही उसका परिवार था और उसके करोड़ों फॉलोवर्स ही उसके दोस्त। कंपनी में उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बोर्ड मीटिंग्स में भी शामिल किया जाने लगा। ऐसे ही एक बोर्ड मीटिंग में जिसे मे के कैमरे के जरिए करोड़ों लोग देख रहे थे, सीईओ इमॉन ने कहा कि अमेरिका के ज्यादातर लोग पहले से ही सर्कल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना सर्कल अकाउंट को ही वोटर आईडी बना दिया जाए। यानी सर्कल अकाउंट जिसके पास होगा वो ऑनलाइन घर बैठे एक बटन दबाकर वोट डाल सकता है। इसी बीच मे ने एक कदम आगे बढ़ाकर सुझाव दिया कि वोटिंग ही क्यों, बाकी सारे सरकारी काम भी सर्कल अकाउंट के जरिए होने चाहिए, जैसे टैक्स भरना, बिल भरना या पेमेंट करना, सब कुछ एक ही ऐप से। इससे सरकार के अरबों रुपए बचेंगे और जनता का कीमती समय भी। लेकिन तभी एनी बोल पड़ी कि ये सब सरकार भी तो कर सकती है, वो भी तो अपना ऐप बना सकती है। इन सब के लिए उन्हें हमारी जरूरत क्यों पड़ेगी। इस पर मे ने कहा कि हमारे पास पहले से ही बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे सरकार को बनाने में न जाने कितने साल और कितने अरब रुपए लग जाएंगे। लेकिन अगर हमने दुनिया के हर इंसान को सर्कल में शामिल कर लिया और वोटिंग सर्कल के जरिए होने लगी तो हर कोई घर से आसानी से वोट कर सकेगा। कोई रोक टोक नहीं होगी और धोखाधड़ी भी नहीं। यही होगी असली डेमोक्रेसी। मगर एनी ने इसे एक बकवास सुझाव कहा और गुस्से में वहां से चली गई। इमॉन मे की बात से बहुत प्रभावित हुआ। मे की इस स्पीच ने दुनिया भर में क्रांति ला दी। जनता की डिमांड पर अब ज्यादातर देश सर्कल के जरिए इलेक्शन के लिए राजी थे। मगर मे को ये बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि इमॉन और टॉम उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहे हैं। मे जो कर रही है उससे केवल द सर्कल को फायदा होने वाला है। सर्कल जनता का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो देश की सरकार सर्कल की जेब में होगी। इमॉन और टॉम मे की आंखों में शोहरत का धूल झोंकते रहे और फिर उन्होंने एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च की। एक सेमिनार में मे ने लोगों के आगे पेश किया सोल सर्च, एक ऐसा सर्च इंजन जो 20 मिनट में ही किसी भी गुम इंसान को ढूंढ सकता था, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों न छुपा हो। मे ने दुनिया भर के लोगों को सोल सर्च का लाइव डेमो दिखाया। उसने एक जेल से भागी हुई फियोना नाम की एक मुजरिम का फोटो और नाम शेयर किया
जो चंद सेकंड्स में ही दुनिया भर के अरबों सर्कल यूजर्स तक पहुंच गए। आइडिया ये था कि अगर किसी को भी फियोना के शक्ल की लड़की दिखाई देती और अगर उसे कैमरे में कैद कर लिया जाता तो सोल सर्च चंद पलों में ही पहचान लेता कि वो फियोना है या नहीं। फाइनली 10 मिनट के अंदर ही एक यूजर को फियोना मिल गई, जो अपना नाम बदलकर एक शहर में रह रही थी और एक फैक्ट्री में काम करती थी। वो यूजर कैमरा लेकर फियोना के सामने आ गई और दुनिया भर के लोगों को उसका चेहरा दिखाया, जिसे देखकर फियोना भागने लगी, मगर पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। केवल 10 मिनट के अंदर ही एक मुजरिम पुलिस की गिरफ्त में था। ये थी सोशल मीडिया और सोल सर्च की ताकत। मैंने कहा कि इस सोल सर्च की मदद से न सिर्फ क्रिमिनल्स को बल्कि हम अपने चाहने वालों को भी ढूंढ सकते हैं। मैंने ऑडियंस से पूछा कि क्या उनमें से कोई है जिसे अपने चाहने वालों को ढूंढना है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, मर्सर को ढूंढो। मर्सर मे का दोस्त है, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी थी, लेकिन मैं जानती थी कि मर्सर को दुनिया के सामने आना पसंद नहीं आएगा। वो उसे दोबारा इन सब झमेलों में नहीं डालना चाहती थी। उसने ऑडियंस से गुजारिश की कि वो कोई और नाम ले, मगर ऑडियंस मर्सर मर्सर चिल्लाने लगी, मगर मैं इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। तभी मामले को बिगड़ते देख इमॉन स्टेज पर आया और ऑडियंस का साथ देते हुए कहा कि मैं अब मर्सर को सोल सर्च पर ढूंढने वाली है। मे के पास कोई चारा नहीं था। उसने सोल सर्च पर मर्सर का नाम और फोटो डाल दिया, जिसने एक ही सेकंड में करोड़ों लोगों को मर्सर की डिटेल्स शेयर कर दी। कुछ ही मिनटों में जंगल के एक सुनसान कैबिन में लोगों ने मर्सर को ढूंढ लिया। मैं लोगों से इस बात का ध्यान रखने को कहती रही कि मर्सर कोई मुजरिम नहीं है, इसलिए उसके साथ अच्छे से पेश आएं। मगर लोग मर्सर को हिरण का कातिल कहकर उसके पीछे पड़ गए। मर्सर घबरा गया और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन तभी अचानक एक ड्रोन उसके सामने आ गया। मर्सर उसे देख डर गया। उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा एक ऊंचे पुल से नीचे जा गिरा। मर्सर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और ये सब मे की आंखों के सामने उसकी लाइव स्ट्रीम पर करोड़ों लोगों के सामने हुआ। मैं घबराकर चीख पड़ी। वो पूरी तरह टूट गई। वो अपना कैमरा बंद करके और सब कुछ छोड़कर घर चली आई। काफी वक्त बीत गया, लेकिन उस घटना के बाद मैं किसी को भी दिखाई नहीं दी। वो बस अपने कमरे में ही छुपी रोती रहती। उसके मॉम डैड उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि जो भी हुआ सब इत्तेफाक से हुआ, मगर मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसे लोगों के सामने रहने की इतनी आदत हो गई थी कि वो ज्यादा समय छुपी नहीं रह पाई। उसने दोबारा अपना सर्कल प्रोफाइल खोला। लोगों के सहानुभूति भरे मैसेजेस ने उसका हौसला बढ़ाया। मे को अब एहसास हो चुका था कि सोशल मीडिया बुराई के खिलाफ एक बड़ा हथियार है, लेकिन अगर ये काबू से बाहर हो जाए या इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो ये बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। मैंने एनी को कॉल किया और उससे माफी मांगी। एनी अब सर्कल को छोड़कर स्कॉटलैंड में एक बेहतर जिंदगी बिता रही थी, लेकिन मैं सर्कल को यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। उसने वापस सर्कल लौटने का फैसला कर लिया। इस पर उसके मॉम डैड ने उसे समझाया कि उसे उस बुरी जगह पर दोबारा नहीं जाना चाहिए, मगर मैंने कहा कि सर्कल बुरा नहीं है, बुरे तो वो लोग हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मे का इशारा इमॉन और टॉम की तरफ था। मैंने उन दोनों को सबक सिखाने का ठान लिया। उसने सबसे पहले टाई को कॉल किया, वही टाई जिसने सर्कल की शुरुआत की थी। मैंने टाई की मदद से एक प्लान बनाया और एक बार फिर खुद को दुनिया के सामने लाइव दिखाना शुरू कर दिया। वो सर्कल के एक सेमिनार में पहुंची जहां इमॉन लोगों को अपनी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था। उसने जब मे को वहां देखा तो उसे स्टेज पर बुला लिया और कहा कि मे एक बहादुर लड़की है जो इतने बड़े दुख से इतनी जल्दी उबर आई। वो इस दुख से उबर पाई क्योंकि उसके फॉलोअर्स ने उसका साथ दिया, सर्कल ने उसका साथ दिया। मे ने भी इस बात पर सहमति जताई। उसने कहा कि अगर उसके फॉलोअर्स उसे सपोर्ट ना करते तो वो कभी इस दुख से उबर नहीं पाती। फिर उसने स्टेज के पीछे खड़े टॉम को भी स्टेज पर बुला लिया। उसने कहा कि मर्सर का एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो दुनिया से छुप रहा था और उसे अचानक सामने ला दिया गया। मगर क्या हो अगर कोई भी इंसान कभी छुप ही ना सके। अगर इंसान हर वक्त सबकी नजरों के सामने रहेगा तो उसकी गलती करने की कोई भी गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इसलिए अभी और इसी वक्त से दुनिया के सारे लोगों को ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए और इसकी पहल करेंगे हमारे लीडर्स इमॉन और टॉम, जो अब से 24 घंटे दुनिया के सामने लाइव रहेंगे। उनके सारे पर्सनल ईमेल्स, सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनकी हर प्राइवेट बातचीत, सब कुछ पब्लिक होगा। ये सुनते ही इमॉन और टॉम के मुस्कुराते चेहरे पे सन्नाटा छा गया। टाई ने उन दोनों के सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक के सामने ला दिए। द सर्कल के सारे सीक्रेट्स पूरी दुनिया के सामने थे। मे ने इमॉन और टॉम के ही हथियार से उन्हीं को तबाह कर दिया। मे का मकसद सर्कल को खत्म करना नहीं, बल्कि खराब सिस्टम को सुधारना था। उसका मानना था कि केवल आम नागरिक ही क्यों, हमारे लीडर, हमारे नेता, सबके रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स पब्लिक के सामने होना चाहिए। यही होगी सच्ची डेमोक्रेसी।
दोस्तों, यही थी फिल्म द सर्कल, जो हमसे एक गहरा सवाल पूछती है कि क्या थोड़ी सी सुरक्षा के बदले अपनी आजादी खो देना ठीक है। मगर याद रखिए, चाहे वो सरकार हो या कंपनी, उनका उद्देश्य भले ही अच्छा क्यों ना हो, अपने अधिकार, अपनी प्राइवेसी और अपनी सोच पर किसी को भी पूरी तरह कंट्रोल करने देना सही नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर योजना, हर तकनीक, हर सिस्टम शुरुआत में भलाई के नाम से ही शुरू होती है, मगर जब ये गलत हाथों में आ जाए तो हमें गुलामी की ओर ढकेल सकती है। इसलिए ध्यान रहे, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आजादी उससे कहीं ज्यादा कीमती। यही था इस फिल्म का असली संदेश। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही गहरी और दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल शॉर्टफ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।